हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि है वनस्पति जगत। हमने इसका 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 5th पार्ट, ओके, यानी कि भाग 5। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है प्रस्तुति, यानी कि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उसमें हम कौन कौन से टॉपिक आज कवर करेंगे वनस्पति जगत का। आज हम जानेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू क्लोरोफाइसी, यानी उसका परिचय देखेंगे। उसके बाद आकार की विशेषताएं देखेंगे उसके, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लोरोप्लास्ट और पायरेनोइड पढ़ेंगे और फिर जनन के प्रकार जानेंगे और फिर पारिस्थितिक एवं जैविक महत्व के बारे में समझेंगे। यानी कि बेसिकली जो आज का हमारा वीडियो है वो किस पर है, क्लोरोफाइसी पर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है परिचय, इंट्रोडक्शन टू क्लोरोफाइसी। तो देखिए यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। सामान्य परिचय है। क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य सामान्यतः हरे शैवाल यानी ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। इनका रंग क्लोरोफिल ए और बी की उपस्थिति के कारण हरा होता है। ये एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर कॉलोनियम, ठीक है, या फिर तंतुमय यानी फिलामेंटस रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश सदस्य अम्लवणीय जल यानी फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेकिन कुछ समुद्री भी है। ये स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आखिर यहाँ पर कह क्या रहा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सामान्य परिचय है। सबसे पहले क्या समझते हैं कि ये जो क्लोरोफाइसी है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है, वो होता क्या है। देखिए आप यह भी समझ सकते हैं कि जो क्लोरोफाइसी है, ठीक है, इसको ग्रीन क्यों कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। आखिर ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। जैसे कि अगर आप किसी तालाब के पानी में झाँकें या किसी पुराने गमले के अंदर जमी हुई हरी परत देखें तो वही हरे रंग की परतें जो होती हैं वास्तव में हरे शैवाल होती है। इनका रंग जो होता है मुख्यतः दो प्रमुख रंग द्रव्यों यानी कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से होता है, ठीक है। यही रंग द्रव्य जो होते हैं इन्हें प्रकाश को अवशोषित करने और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम बनाते हैं, ठीक है। अब बात करें इनके शरीर की, तो इनका शरीर जो है वो बहुत ही सरल होता है, बहुत सिंपल होता है। इनमें जड़, तना या पत्तियां जैसी कोई वास्तविक संरचना होती ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम इनके शरीर को कहते हैं थैलस, ठीक है। अर्थात क्या हो गया, ऐसा शरीर जिसमें कोई अंग विभाजन नहीं है। लेकिन देखिए दिलचस्प बात तो यह है कि इनके शरीर का रूप बहुत विविध होता है, यानी बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। कहीं ये केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं जैसे कि क्लैमिडोमोनास, कहीं ये छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह में कॉलोनी के रूप में होते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स हो गया। फिर हम बात करें तो कहीं ये लंबे धागेनुमा तंतुओं में व्यवस्थित होते हैं जैसे कि स्पाइरोगाइरा या फिर यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है। फिर हम समझ सकते हैं जैसे कि इस ये जो विविधता है उससे क्या ही पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि क्लोरोफाइसी में जीवन के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ की कई अवस्थाएं एक साथ दिखाई देती है, बिल्कुल जैसे कोई जीव विकास के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित कर रहा हो, ठीक है। तो अब जहाँ तक इनके निवास की बात है, ठीक है, निवास की बात यदि हम देखते हैं तो अधिकांश सदस्य जो होते हैं अम्लवणीय जल यानी फ्रेश वाटर जल में पाए जाते हैं। अपने तालाबों या कुओं में जो हरे रंग की परतें देखी होंगी वे इन्हीं शैवालों से बनी होती है। हालांकि कुछ प्रजातियां समुद्री यानी मेराइन पर्यावरण में भी पाई जाती हैं जैसे कि हो गया कोडियम हो गया और हो गया कॉलेप्रा हो गया, ठीक है, कॉलेरेपा, ये सब होता है। तो ये सभी जीव जो होते हैं ना वो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि इन्हें भोजन बाहर से नहीं लेना पड़ता है, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं, जिससे कि ये सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन भी मुक्त करते हैं और जो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यही कारण है कि क्लोरोफाइसी को प्रकृति के ऑक्सीजन उत्पादक कहा जाता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है पारिस्थितिक उपस्थिति। देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है, यानी कि हम बात कर रहे हैं हरे शैवाल पाए कहाँ जाते हैं, यानी उनका जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ। अगर हम ध्यान दें तो ये लगभग हर जगह मिल सकते हैं जहाँ नमी, मॉइस्चर यानी कि नमी हो, मॉइस्चर हो और प्रकाश हो यानी लाइट हो, ठीक है। सबसे अधिक ये तालाबों, झीलों, नालों और नदियों के जल में पाए जाते हैं, ओके। देखिए इनका जो होता है वहाँ होना जल की सतह पर एक हरी चादर जैसा दृश्य बनाता है। यही शैवाल जो होते हैं ना वो जल में रहने वाले छोटे जीवों के लिए भोजन का पहला स्रोत भी होते हैं। लेकिन देखिए ये केवल जल तक सीमित नहीं है, कई प्रजातियां नम मिट्टी, पत्थरों, दीवारों या पेड़ों की छाल पर भी उगती है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं बरसात के मौसम में आप जो पुरानी दीवारों पर जो हरे धब्बे देखते हैं वे भी वास्तव में शैवाल ही हैं। देखिए कुछ शैवालों में अद्भुत अनुकूलन क्षमता होती है, ठीक है, एडेप्टेबिलिटी होती है। ये अन्य जीवों के साथ सहजीवी यानी सिम्बायोटिक रूप से रहते हैं। जैसे कि हो गया जब एल्गी जो होता है, ठीक है, शैवाल जो होते हैं वो कवक के साथ मिलते हैं तो एक नया जीव बनाते हैं जिसे हम लाइकेन कहते हैं, ठीक है। लाइकेन में शैवाल भोजन बनाता है और कवक उसे संरक्षण देता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कुछ शैवाल पशुओं के शरीर के भीतर या ऊपर भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कुछ छोटे जलीय जीवों जैसे कि स्पंज या कोरल के अंदर शैवाल रहते हैं। वहाँ वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, और बदले में उन्हें सुरक्षित निवास स्थान मिलता है। फिर हम बात करें क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास जो होता है ना वो स्वतंत्र रूप से जल में तैरते हुए पाया जाता है, जबकि वॉलवॉक्स जो होता है झीलों में तैरते हुए गोलोनुमा कॉलोनियाँ यानी स्फेरिकल कॉलोनीज बनाता है।
ये वॉलवॉक्स हमें सहजीवी कोशिकाओं के सहयोग यानी कॉपरेशन का एक सुंदर उदाहरण दिखाता है, जहाँ सैकड़ों कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। तो आप देख सकते हैं इन सभी उदाहरणों से हमें यह समझ आता है कि क्लोरोफाइसी के सदस्य अत्यधिक अनुकूलनशील यानी हाईली एडेप्टेबल है। चाहे जल हो, मिट्टी हो या कोई अन्य जीव, ये हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं पारिस्थितिक दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की भूमिका निभाते हैं। अर्थात ये खाद्य श्रृंखला जो होती है उसके प्रथम कड़ी होते हैं। ये जो होता है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर उसे कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं और आगे जल जीवों तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हरे शैवाल होते हैं, ठीक है, ग्रीन एल्गी जो होते हैं, वो केवल साधारण पौधे नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के संतुलन यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए एक मौलिक स्तंभ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आकारिकी विशेषता यानी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। पहला आता है शरीर की बनावट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं शरीर की बनावट की हम बात करते हैं। ठीक है, शरीर की बनावट आखिर किस प्रकार से होती है। शरीर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, शरीर थैलॉइड प्रकार का होता है, जड़, तना, पत्ती जैसे अंगों का अभाव होता है। शरीर की संरचना बहुत विविध होती है, एक कोशिकीय भी होती है, औपनिवेशिक या तंतुमयी रूप में होती है। क्लैमिडोमोनास एक कोशिकीय होता है, वॉलवॉक्स कॉलोनियम होता है, ठीक है, कॉलोनियल, स्पाइरोगाइरा तंतुमयी होता है। कुछ शैवाल कैरा में थोड़ा उत्तक सदृश संगठन देखा जाता है। ओके, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होती है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शरीर की बनावट के बारे में बात हो रही है कि किस प्रकार से जो हरे शैवाल होते हैं उनकी शरीर की बनावट होती है। देखिए, हरे शैवालों का शरीर जो होता है वो थैलॉइड प्रकार का होता है, यानी इनमें जड़, तना, पत्तियाँ जैसी संरचनाएं नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनका रूप काफ़ी विविधता दिखाता है। कुछ एक कोशिकीय होते हैं जैसे कि क्लैमिडोमोनास हो गया, कुछ समूह बनाकर रहते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स हो गया, और कुछ लंबे धागे जैसे तंतु बनाते हैं जैसे स्पाइरोगाइरा। ठीक है भाई, कारा जैसे कुछ जटिल रूपों में थोड़ी उत्तक सदृश टिश्यू लाइक संरचना भी देखने को मिलती है। खास बात तो यह है कि हर कोशिका स्वयं प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होती है, यानी कि हर कोशिका एक छोटी स्वतंत्र फैक्ट्री की तरह कार्य करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति और आंतरिक संरचना। कोशिका भित्ति दोहरी परत वाली, ठीक है, अंदरूनी परत सेलुलोज से बनी होती है, बाहरी परत पेक्टोज से निर्मित होती है। कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और भंडारण पदार्थ पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट और एक या अधिक पायरेनॉइड उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया कोशिका भित्ति और आंतरिक संरचना की बात। देखिए, कोशिका भित्ति की बात हो रही है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो दो परतों वाली होती है। अंदरूनी परत सेलुलोज की बनी होती है जो मजबूती देती है, जबकि बाहरी परत पेक्टोज की बनी होती है जो कि कोमलता और लचीलापन प्रदान करती है। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। ओके, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल और भोजन भंडारण पदार्थ मौजूद रहते हैं। सबसे खास हिस्सा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें पायरेनॉइड नामक संरचनाएं होती हैं। पायरेनॉइड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो स्टार्च भंडारण में सहायक है, इसलिए ये कोशिकाएं हरे रंग की दिखाई देती हैं और प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक सक्रिय रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट और पायरेनॉइड। चलिए, सबसे पहला आता है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट स्पष्ट रूप से विकसित होते हैं। इनका आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। सबसे पहला है डिस्क आकार, ठीक है, डिस्क शेप्ड का होता है क्लैमिडोमोनास में, कप के आकार का होता है कप शेप्ड वॉलवॉक्स में, जालीकार होता है रेटिकुलेट टाइप का इडोगोनियम में, एंड देन स्पाइरल होता है स्पाइरोगाइरा में, और रिबन के आकार का होता है यूलोप्सिस में। ये क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख इकाई है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग शेप बताया, यानी कि हरे शैवालों की सबसे विशिष्ट और पहचानने योग्य विशेषता उनका क्लोरोप्लास्ट ही है। यही उनके हरे रंग का कारण भी होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, इनकी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र है, जहाँ सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि इनका आकार हर प्रजाति में अलग अलग होता है, जिससे कि इनकी पहचान भी की जा सकती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं क्लैमिडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिस्क के आकार का होता है, वॉलवॉक्स में या कप के आकार का होता है, इडोगोनियम में रेटिकुलेट होता है, ठीक है, जाली टाइप का होता है, जालीनुमा, स्पाइरोगाइरा में स्पाइरल होता है, और फिर यूलोथ्रिक्स में रिबन के आकार का होता है। तो आप इससे यह स्पष्ट हो सकता है, ठीक है, इससे स्पष्ट होता है यह कि शैवालों की विविधता केवल उनके आकार में नहीं है, बल्कि उनकी कोशिका की सूक्ष्म संरचना में भी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पायरेनॉइड और भंडारण पदार्थ। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में एक या अधिक पायरेनॉइड पाए जाते हैं। पायरेनॉइड मुख्यतः स्टार्च के भंडारण केंद्र होते हैं। इनके चारों ओर प्रोटीन और तेल की परतें पाई जाती है। कुछ शैवाल तेल बूंदों के रूप में भोजन संचित करते हैं, इससे उन्हें ऊर्जा स्रोत बनाए रखने में
मदद मिलती है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं पायरेनोइड की। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे गोलाकार केंद्र होते हैं, ठीक है, जो कि भोजन के भंडारण केंद्र की तरह काम करते हैं। ये जो होते हैं ना, मुख्य रूप से स्टार्च जमा करते हैं और इनके चारों ओर प्रोटीन और तेल की परतें होती हैं। तो कुछ शैवाल अपने भोजन को तेल बूंदों यानी ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी जमा कर लेते हैं, जिससे कि कठिन परिस्थितियों में भी वे ऊर्जा प्राप्त कर सकें। यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा बनाता है और पायरेनोइड उस ऊर्जा को भविष्य के लिए संचित करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक फैक्ट्री उत्पादन भी करती है और स्टोर भी करती है। ये बात हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है जनन के प्रकार यानी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आप देख लीजिए, कायिक और अलैंगिक जनन के बारे में दिया हुआ है, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन की बात करें तो इसमें विखंडन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तंतु के टूटे भाग से नया पौधा बनता है। यह सरल और तीव्र विधि है जो अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से फैलती है। उदाहरण में आ जाता है स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। फिर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो जूस्पोर द्वारा होता है। ये कशाभिक युक्त यानी कि फ्लैजेलेटेड, चलायमान, मोटाइल और एक कोश के यूनिसेलुलर होते हैं। जूस्पोरेंजिया में बनते हैं और अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो हम जनन के प्रकार इसमें देख रहे हैं क्लोरोफाइसी में, यानी कि हरे शैवालों में जनन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 तरीक़ों से होते हैं। पहला हो जाता है वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल यानी अलैंगिक और तीसरा लैंगिक यानी सेक्सुअल। कायिक और अलैंगिक जनन की यदि हम बात करें तो कायिक जनन जो होता है वो सबसे सरल तरीका है, जिसमें कि शैवाल का शरीर विखंडन द्वारा टूट जाता है और हर खंड नया पौधा बना देता है। यह विधि तेज प्रसार में मदद करती है, जैसे कि स्पाइरोगायरा या फिर यूलोथ्रिक्स में देखा जाता है, यानी कि एक हिस्सा टूटे और नया पौधा तैयार। फिर अलैंगिक की बात करें तो अलैंगिक जनन में बीजाणु यानी स्पोर्स बनते हैं, विशेष रूप से जूस्पोर। ये छोटे कशाभिक युक्त यानी फ्लैजेलेटेड और चलायमान होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये जूस्पोरेंजिया नामक संरचना में बनते हैं और पानी में निकलकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो यह तरीका उन परिस्थितियों में उपयोगी होता है जब वातावरण अनुकूल होता है और तेजी से जनसंख्या बढ़ानी होती है, ठीक है। आगे होगा, ठीक है। आगे है लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 2 युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। लैंगिक जनन की 3 प्रमुख विधियाँ हैं। पहला आइसोगैमी है, दूसरा एनेसोगैमी है और तीसरा ऊगैमी है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। आइसोगैमी में क्या होता है कि दोनों युग्मक समान आकार के होते हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एग्जाम्पल है। एनेसोगैमी युग्मक असमान आकार के होते हैं, यूडोरिना हो। फिर आता है ऊगैमी, इसमें क्या होता है कि बड़ा अचल मादा युग्मक होता है, छोटा चलायमान नर युग्मक होता है, वॉलबॉक्स कैरा। देखिए, लैंगिक जनन से युग्मज यानी जैगोट बनता है, जो कि कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। देखिए, लैंगिक जनन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि संलयन के बाद जो युग्मक जैगोट बनता है वह मोटी भित्ति वाला होता है, ठीक है, थिक लेयर का होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है, जैसे कि एक बीज जो सही मौसम आने पर फिर अंकुरित हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से। आगे आता है पारिस्थितिक एवं जैविक महत्व यानी इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। पारिस्थितिक महत्व में हम देखें तो क्लोरोफाइसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिससे जल जीवों का जीवन संभव है। कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत कार्बन फिक्सेशन कर पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखते हैं। कई प्रजातियां फाइटो प्लैंकटन के रूप में जलीय खाद्य श्रृंखला की नींव है। इनका क्षय और विघटन जलीय पोषक चक्रों का हिस्सा है। देखिए, हम बात करें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। हरे शैवाल यानी कि क्लोरोफाइसी, ये क्या है, जल के पारिस्थितिक तंत्र के आधार स्तंभ है। इन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और साथ ही ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। जल में रहने वाले सभी जीवों के लिए, जैसे कि सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, फिक्स करते हैं, कार्बन फिक्सेशन करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिससे तालाबों, झीलों और समुद्रों में जीवन संभव होता है। जलीय वातावरण में जो ये फाइटोप्लवक होते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन के रूप में कार्य करते हैं, ओके। जो भी ये एल्गी होते हैं, यानी कि सूक्ष्म पौधों का समुदाय है जो पूरी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करता है। मछलियाँ, कीट, लार्वा और अन्य छोटे जीव इन्हीं पर निर्भर होते हैं। जब ये शैवाल मरते हैं और विघटित होते हैं तो उनके जो अवशेष होते हैं जल में पोषक तत्व छोड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है कि पोषक चक्र पूरा होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स पूरा होता है। इस प्रकार ये न केवल भोजन और ऑक्सीजन देते हैं बल्कि पारिस्थितिक संतुलन भी बनाए रखते हैं, ओके। चलिए आगे आते हैं। जैविक महत्व, ये पौधों के विकास का प्रारंभिक चरण दर्शाते हैं। क्लोरोफिल ए और बी की उपस्थिति इन्हें उच्च पौधों से जोड़ती है।
इनके अध्ययन से पौधों की उत्पत्ति और विकास का इतिहास समझा जा सकता है। कारा जैसे शैवालों में जटिल संरचना उच्च पौधों की ओर संक्रमण का संकेत देती है। इनका उपयोग जैविक अनुसंधान, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में भी किया जाता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये जो हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जैविक दृष्टि से क्लोरोफाइसी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पौधों के विकास का प्रारंभिक और मूल रूप दर्शाते हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल ए और बी इन्हें उच्च पौधों से जोड़ता है, यानी कि हरे पौधों का विकास इन्हीं जैसे शैवालों से हुआ, ऐसा माना जाता है। कारा जैसे कुछ शैवालों में तो इतनी जटिल संरचना पाई जाती है कि ये लगभग स्थलीय पौधों के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, यह बात पौधों के विकास क्रम को समझने में मदद करती है। साथ ही इनका प्रयोग जैविक अनुसंधान में भी व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे कि कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी और जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो उनके अध्ययन में काफ़ी मददगार होता है। इनके सरल लेकिन कार्यक्षम शरीर से वैज्ञानिकों को यह समझने में सहायता मिलती है कि जीवन के प्रारंभिक रूपों में कोशिकाएं कैसे कार्य करती थी। ठीक है, इस प्रकार यदि हम बात करें तो क्लोरोफाइसी केवल जल के पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि विज्ञान के विकास और पौधों की उत्पत्ति को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये जो होते हैं ना, वो प्रकृति के हरी शोध प्रयोगशाला कहे जा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। उदाहरण आता है, प्रमुख समान उदाहरण दिया हुआ है। क्लैमिडोमोनास जो होता है एक कोशिकीय होता है, चलायमान होता है। वॉल्वॉक्स जो होता है कॉलोनियल होता है, सहजीवी कोशिकाएं होती हैं इसमें। यूलोथ्रिक्स की बात करें तो तंतुमयी होती है, एक पंक्तिमयी कोशिकाएं होती है। स्पाइरोगैरा की बात करें तो स्पाइरल होता है, स्पाइरोक्लास्ट वाला तंतुमयी शैवाल होता है। कारा की बात करें तो जटिल संरचना वाला लगभग उत्तक स्तर तक विकसित होता है। ये आगे आता है व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियाँ। इसमें आ जाता है क्लैमिडोमोनास। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में मॉडल ऑर्गेनिज्म माना जाता है इसे। स्पाइरोगैरा प्रयोगशाला में सामान्य अध्ययन हेतु प्रयोग होता है। कारा जलाशयों में जैविक संतुलन बनाए रखता है। वॉल्वॉक्स की बात करें तो कोशिकीय सहयोग का प्रारंभिक उदाहरण होता है ये। और यूलोथ्रिक्स पारिस्थितिक संतुलन और खाद्य श्रृंखला का घटक है ये। चलिए, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, एनसीईआरटी का पिक्चर दिया हुआ है। ये एल्गी है, ठीक है, ग्रीन एल्गी का है। पहला जो पिक्चर बना हुआ है सिंथेटिक कॉलोनी और जनक कॉलोनी दिया हुआ है, वो वॉल्वॉक्स का है। दूसरा पिक्चर जो है वो ये यूलोथ्रिक्स का है। ओके, चलिए निष्कर्ष। हाँ, तो ये सारांश है। क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य हरे शैवाल हैं, जिनमें क्लोरोफिल ए व बी प्रमुख है। शरीर संरचना में विविधता, एक कोशिकीय से तंतुमयी तक। ठीक है, कोशिका भित्ति दोहरी होती है, अंदर सेलुलोज होता है, बाहर पेक्टोज होता है। क्लोरोप्लास्ट में पाइरेनोइड के रूप में स्टार्च संचित होता है। चरण तीनों प्रकार से होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। पारिस्थितिक दृष्टि से प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर जिसे हम बोलते हैं। जैविक दृष्टि से विकास के संकेतक है। ओके, ठीक है, तो फिर संक्षेपण में आता है आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा क्लोरोफाइसी का परिचय, ठीक है, आकार की विशेषताएं हमने देखी, क्लोरोप्लास्ट और पाइरेनोइड के बारे में जाना, जनन के प्रकार देखे, पारिस्थितिक एवं जैविक महत्व भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।